देखो इस पार्ट में जो बचे हुए क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में आपको डिफाइन करना है सीक टाइम एंड लेटेंसी टाइम से उसको कंपेयर करना है। सबसे पहले आप लोग ये बताओ कि ये टर्म किस टॉपिक से रिलेटेड है। क्या हुआ है आप लोगों ने? यस, मैंने बताया था कि जो मैग्नेटिक डिस्क का सरफेस होता है, उस मैग्नेटिक डिस्क के सरफेस को इस तरह से कई ट्रैक्स में डिवाइड किया होता है और फिर इस ट्रैक्स को इस तरह से सेक्टर्स में भी डिवाइड करते हैं, ये आपको पता है। एक चीज़ और मैंने बताया था कि इस डिस्क के साथ एक रीड और राइट हेड लगा होता है जो डेटा रीड करने का काम करता है या राइट करने का काम करता है, ये यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? रीड और राइट हेड बोलेंगे। अब देखो यहाँ पे इसका मैं नंबर राइट कर देता हूँ आपको समझने के लिए। 1 2 3 4। सपोज करो अभी 4 ट्रैक हमारे इस डिस्क में है और अभी हमारा करंट पोजीशन इसका यहाँ पर है, किसका? हेड का, जो रीड और राइट करता है उसका करंट पोजीशन यहाँ है। अब सपोज करो जो डेटा रीड करना है वो डेटा इस वाले ट्रैक में है, यानी थर्ड ट्रैक में है, तो इसको यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम कंजप्शन होगा, यानी जो टाइम लगेगा, इस टाइम को हम लोग क्या बोलेंगे? सीक टाइम बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आप सबको? ये सीक टाइम कहलाता है। क्लियर? यानी एक ट्रैक से किसी पर्टिकुलर ट्रैक में जाने में जो टाइम लगता है उसको सीक टाइम कहा जाता है। ये मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया यहाँ पर। देखिए स्पेसिफिक ट्रैक में जाने में जो टाइम लगता है। ठीक, अब ये कितना टाइम लगेगा ये डिपेंड करता है कि अभी करंट पोजीशन कहाँ है। देखो करंट पोजीशन इसका कहाँ है? ये आउटर 1 में है, यानी आउटर 1 का मतलब है कि ये ट्रैक 1 में है। अब इस ट्रैक 1 से ट्रैक 3 में जाना है तो ये टाइम ज़्यादा लगेगा, ट्रैक 1 से 2 में जाना हो तो टाइम कम लगेगा। तो करंट पोजीशन और डेस्टिनेटेड पोजीशन, यानी इसको कहाँ जाना है उस पर डिपेंड करता है कि टाइम क्या लगेगा। तो इसका टाइम क्या है? इसका टाइम वेरिएबल होगा। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए कि जो सीक टाइम होता है वो वेरी करता रहता है, चेंज करता रहता है और डिपेंड करता है उसके करंट पोजीशन पे। क्लियर? चलो, ये आपको समझ में आ गया कि यहाँ से इस ट्रैक के आने में जो टाइम लगेगा इसको हम लोग सीक टाइम बोलते हैं। अब सपोज करो जो डेटा है वो इस सेक्टर्स के अंदर है, यहाँ पे अवेलेबल है और हेड का पोजीशन अभी यहाँ है। तो अब ये जो डिस्क मूव करता रहता है, इसको यहाँ से मूव करके यहाँ आने में जो टाइम लगेगा, देख रहे हो, ये जो डेटा है यहाँ से मूव करके यहाँ आने में जो टाइम लगा, इसी को हम लोग बोलते हैं लेटेंसी टाइम। ठीक है, समझ में आ रहा है? लेटेंसी टाइम। क्लियर? तो अब इन दोनों टाइम को यदि आप एक साथ ऐड करते हो तो टोटल टाइम कैलकुलेट किया जाता है कि इस डिस्क से डेटा को रीड या राइट करने में टोटल टाइम कितना लगा। तो इसका डेफिनेशन मैंने यहाँ पे राइट कर दिया, एक्सेस टाइम इक्वल टू सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम। आप इसको एक्सप्लेन करके एग्जाम में लिख सकते हो कि टोटल एक्सेस टाइम इज द सम ऑफ सीक टाइम एंड लेटेंसी टाइम। क्लियर? तो इस तरह से डायग्राम बना दीजिए और कंपेयर करके लिखो, एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट माना जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको डिस्क्राइब करना है स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ HDD, यानी इसके इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, कैसे ये बनाया गया है, इसके बारे में आपको बताना है, समझाना है। तो आई थिंक पहले भी इसी क्वेश्चन पेपर में छोटा सा टॉपिक आया था जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था, बट यहाँ पे आपको डिटेल्स इसके बारे में बताना है। तो देखिए HDD के अंदर मेजर 3 कंपोनेंट्स होते हैं, मैग्नेटिक डिस्क, एक्सेस आर्म और रीड राइट हेड। मैं एक छोटे से डायग्राम से समझाता हूँ। ये देखो, ये आपका एक डिस्क है और इस डिस्क के साथ यहाँ पर एक इसका एक्सेस आर्म बोलते हैं इसको, और इसके इस पॉइंट पे क्या लगा होता है? रीड और राइट हेड लगा होता है जो डेटा को रीड करता है या राइट करता है इसके सरफेस के ऊपर। और इन सबको एक हार्ड कोटेड मटेरियल से कवर अप कर दिया जाता है इस तरह से, जो ये सारी चीज़ें आपको बाहर से दिखाई नहीं देगा। इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विंचेस्टर डिस्क कहते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने राइट कर दिया, और इस टेक्निक को क्या बोलते हैं? विंचेस्टर टेक्निक कहते हैं, और इस वजह से इस डिस्क का नाम है विंचेस्टर डिस्क। है डिस्क आप इसमें ऐड कर लेना जरूर। ठीक है, तो आई थिंक ये मैंने आपको HDD डिफाइन करके बता दिया कि HDD क्या होता है। अब इसके आपको ऑर्गेनाइजेशन बताना है कि डेटा किस तरह से ऑर्गेनाइज होता है। तो मैं आपको बता दूं कि देखो ये जो डिस्क है हमारा, इस डिस्क के सरफेस को ये इस तरह से कई ट्रैक्स में डिवाइड होता है। अभी पिछले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये देखिए इस तरह से आप इसको सर्कल बनाना, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो इस वजह से आप लोगों को बिल्कुल सर्कल बना सको तो बना लेना। और इसको क्या बोलते हैं? ये सारे ट्रैक्स होते हैं। तो इस तरह से एक डायग्राम बना दीजिए, ट्रैक्स है, और एक और छोटा सा डायग्राम आप बनाओगे और फिर इसमें आप इसको सेक्टर्स करके भी दिखाओगे। यानी ये देखिए ये हमारा ये एक ट्रैक है जो अभी मैंने बनाया है, ट्रैक है,
और इसको फिर से इस तरह से हम लोग एक डिवाइड करके, ये देखिए ये जो पार्ट होता है ना, हर एक ब्लॉक छोटे ब्लॉक आपको दिखाई दे रहा है, यही आपका एक सेक्टर कहलाता है। तो इस तरह से अलग अलग डायग्राम में बनाओगे तो एग्जामिनर को आई थिंक थोड़ा ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा, तो इस वजह से मैंने अलग अलग बना दिया। अदरवाइज आप चाहो तो एक ही डायग्राम में बना सकते हो। तो देखिए ये हमारा इसका ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसी ट्रैक के और सेक्टर्स के अंदर डेटा का स्टोरेज होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। उसके बाद अब इसके कुछ की फीचर्स, की पॉइंट्स आपको राइट करने होंगे, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर राइट कर दिया है। देखो आपको ये सारी चीज़ें आपको राइट करना है कि ये मैग्नेटिक डिस्क क्या है, सरफेस डिवाइस होता है जहाँ पे डेटा स्टोर किया जाता है। और इसको देखो यही मैंने लिखा है जो मैंने अभी आपको समझाया है कि सरफेस को डिवाइड किया जाता है सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक ट्रैक। ये जो इस तरह से हम लोगों ने डिवाइड किया था, इसी को हम लोग ट्रैक कहते हैं। इसमें हमने कुछ टिपिकल साइज भी दिया हुआ है कि ये जो ट्रैक्स होता है इसका टिपिकल रेंज ये होता है। ये देखो ये फिक्स नहीं है, एक्यूरेटली इतना होता है, ये जरूरी नहीं है, ये कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। और फिर हर एक ट्रैक को ये इतने सेक्टर्स में, स्मॉल सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। यहाँ भी हमने एक टिपिकल साइज दिया हुआ है कि 10 to 100 के बीच हो सकता है। और ये ट्रैक का साइज क्या होगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है। जब हम लोग डिस्क फॉर्मेट करते हैं तो उस समय ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि उस ट्रैक का साइज क्या होगा, इक्वल होगा या नहीं होगा, या कितना साइज होगा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है। तो ये देखिए छोटे छोटे पॉइंट्स आपको यहाँ पे राइट कर देना चाहिए एग्जाम के अंदर। ठीक है, अभी और भी मैं इसके बारे में बताऊंगा। देखिए अब इसका मेन काम क्या है कि ये डेटा स्टोर करता है। देखो एक दो लाइन मैंने ये भी राइट कर दिया है, इट स्टोर्स प्रोग्राम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। बिल्कुल ऐसे एक लाइन में कहा जाए कि सभी तरह के डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। बट मैं यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स राइट कर दिए हैं, आप लोगों को राइट कर देना चाहिए। अब यहाँ एक चीज़ और है कि ये ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइस भी इसको कहते हैं। ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइस का मतलब यहाँ इंटरनेट से इसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि ये सिस्टम के साथ हमेशा अटैच्ड होता है, कनेक्ट होता है, यानी आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो इसी हार्ड डिस्क के अंदर होता है। इस वजह से इसको हम लोग ऑनलाइन कहते हैं। यानी जैसे ही सिस्टम आपने ऑन किया तो ये इसकी भी रिक्वायरमेंट होगी, ये इमीडिएटली वहाँ से अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर देता है। यानी एक लाइन में ये समझो, इस ऑनलाइन का मतलब इंटरनेट ऑनलाइन से कोई इसका सेंस नहीं है। यहाँ पे इसका सेंस ये है कि ये हमेशा सिस्टम के साथ अटैच होता है, इसीलिए इसको ऑनलाइन स्टोरेज कहते हैं। दैट्स इट। क्लियर? तो ये आप डिफाइन कर लो। और देखिए एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि इसमें आपने देखा कि इसके अंदर क्या क्या होता है। हार्ड डिस्क के अंदर ये ट्रैक्स होते हैं और इसके सरफेस हो सकते हैं। एक डिस्क में बहुत सारे सरफेसेस हो सकते हैं। जैसे देखो डिस्क जब बनता है तो इसके कई प्लेट्स होते हैं, प्लेट 1, प्लेट 2, इस तरह से मान लो ये 3 प्लेट्स लगे हुए हैं, तो ये इसके 2 सरफेस होंगे। सपोज कीजिए डिस्क है, ये डायग्राम भी आप बना सकते हो, ये भी डिस्क ऑर्गेनाइजेशन में आएगा। और ये क्या है, ये इसको हम लोग प्लेट कहते हैं। एक प्लेट है, इसके अप और डाउन दोनों तरफ लिखा जाता है। तो इसके सरफेस कितने हो गए, इसके सरफेस सपोज कीजिए इसके सरफेस हो गए 6, और ब्रैकेट में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्लेट कितने हैं, प्लेट 3 है। अब इसमें देखो ट्रैक में मान लेता हूँ कि इस डिस्क का जो ट्रैक होगा एक सरफेस का 2048 ट्रैक है। ठीक है, और ये सपोज कीजिए कि इसके अंदर जो सेक्टर है वो मैंने डिसाइड कर लिया है 256, और इसमें एक जो डेटा स्टोर होता है सेक्टर के अंदर 512 बाइट्स डेटा स्टोर होता है। ठीक है, ये स्टोरेज है इसका, यानी एक सेक्टर की कैपेसिटी है। तो अब इस डिस्क की जो कैपेसिटी आप कैलकुलेट करोगे, ये देखो इस क्वेश्चन में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको यदि याद रहता है तो आप इसको लिख सकते हो या कुछ भी लेट कर लेना, और इन सबको मल्टीप्लाई करके आप इस तरह से राइट कर लीजिए। बट एक अलग से क्वेश्चन आता है कैलकुलेशन करने के लिए, और फिर मैं बाद में आपको डिटेल से बताऊंगा। तो इस तरह से इसकी स्टोरेज कैपेसिटी ये कैलकुलेट कर सकते हो। अब आप लोग सोच रहे होगे कि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप यहाँ बता क्यों रहे हो। तो मैं ऐसा इसलिए बताता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ इसमें से 2-3 पॉइंट्स आप भूल जाते हो, मिस कर जाते हो एग्जाम में, और मान लो कि ये वाले पॉइंट्स आपको याद है तो इसी को एक्सप्लेन करके आप राइट कर दो। यानी यहाँ भी इस तरह से एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर देते हो तो आपका आंसर ज़्यादा मार्केबल हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर? देखो इस क्वेश्चन में आपको राइट करना है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को डिफाइन करना है और इसके कुछ फीचर्स आपको बताना है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मॉडल के फीचर्स क्या है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके साथ सोर्स कोड भी अवेलेबल होता है। मैंने एक लाइन में डिफाइन कर दिया है, आप इसको ईजिली याद रख सकते हो। इट इज़ अ सॉफ्टवेयर अवेलेबल विद सोर्स कोड, एंड ये हमें ये परमिशन देता है, ये हमें अलाउ करता है कि आप इसके कोड की स्टडी कर सकते हो, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हो और इसको इम्प्रूव कर सकते हो, इसकी फंक्शनलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये हमें बेनिफिट मिलता है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैंने कुछ एग्जांपल्स राइट कर दिए हैं। कई बार एग्जाम में अलग से क्वेश्चन आता है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स बताओ। तो देखिए लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है,
MySQL, मोजिला, फायरफॉक्स, ये सारे ऐसे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है मार्केट में जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, तो ये आप 2-3 एग्जांपल्स दे सकते हो। ये डेफिनेशन आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब देखो मैंने यहाँ पे कुछ इसके फीचर्स राइट कर दिए हैं। ये सारे फीचर्स है, ये देखो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का जो लाइसेंस होता है वो हमें ये फैसिलिटेट करता है, अलाउ करता है कि आप सॉफ्टवेयर किसी को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। बट याद रहे, इसको आप बेच नहीं सकते, सेल नहीं कर सकते, यानी इसके बदले पैसे नहीं ले सकते। ठीक है, इसीलिए आपको ये फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करने की परमिशन देता है। आप फ्री में यूज़ करो और दूसरे को भी फ्री में आप डिस्ट्रीब्यूट करो। सोर्स कोड का मतलब है कि इसके सोर्स कोड अवेलेबल होता है, जिसके हेल्प से कोई प्रोग्रामर उस सोर्स का यूज़ करके वो उसके फंक्शन को इम्प्रूव कर सकता है और उसमें कुछ चेंजेस कर सकता है अब एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक है, देखिए ड्राइव वर्क का मतलब ये होता है कि आप ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो, इसमें कुछ आप चेंजेस भी कर सकते हो क्योंकि इसके सोर्स कोड अवेलेबल है। बट ये किसी और को जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो इसके डिस्ट्रीब्यूशन का जो लाइसेंस होगा वो बिल्कुल सेम टर्म कंडीशन होगा जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर का है। मीन जो सॉफ्टवेयर आपने यूज़ किया है, इस सॉफ्टवेयर के टर्म कंडीशन में आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते, एज इट इज़ आप किसी और को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ठीक है, क्लियर हो गया। देखिए इस पॉइंट का मतलब क्या है ये भी समझो आप। लाइसेंस मस्ट नॉट रेस्ट्रिक्ट अदर सॉफ्टवेयर, इसका मतलब है कि अदर सॉफ्टवेयर के लाइसेंस को रेस्ट्रिक्ट नहीं करता है। इसका मीनिंग क्या हुआ ये समझिए आप। जैसे सपोज करो मैं एक ओएसिस सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ और इसके साथ एक जो सॉफ्टवेयर मैं यूज़ कर रहा हूँ ये कॉमर्शियल लाइसेंस सॉफ्टवेयर है, तो इन दोनों को जब एक साथ कंबाइन करके आप कहीं यूज़ करते हो तो जो इसका लाइसेंस है वो इसको इम्पैक्ट नहीं करता, यानी इसका लाइसेंस सेपरेट है और इसका लाइसेंस क्या है, सेपरेट है, ये इसको कोई इम्पैक्ट नहीं करता। इस क्वेश्चन में आपको डिफरेंशिएट करना है CRT, LCD एंड LED। ये डिस्प्ले यूनिट है, आप सबों ने स्टडी किया हुआ है। तो देखो यहाँ सबके बारे में मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स राइट कर दिया है। कैथोड रे ट्यूब कहते हैं इसको, ये मोर पावर कंज्यूम करता है, इलेक्ट्रॉन गन या बीम टेक्नोलॉजीज में यूज़ होता है। इसकी क्वालिटी देखो अच्छी होती है बट शार्पर नहीं होता है LCD से कंपेयर करें तो। ये साइज़ बल्कि होता है इसका, यानी बहुत ही भारी भरकम साइज़ में अवेलेबल होता है। इसका रिजोल्यूशन लो होता है एंड इसकी कॉस्ट कम होती है यदि LCD से कंपेयर करें तो। देखो मैंने यहाँ अलग अलग पॉइंट्स राइट कर दिए, आप चाहो तो एग्जाम में टेबल बना के भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, CRT, LCD एंड LED। यहाँ मेरे पास स्पेस कम था इस वजह से मैंने अलग अलग पॉइंट्स राइट कर दिए, बट आप चाहो तो इस तरह से टेबलर फॉर्म में भी इसको दिखा सकते हो, सबके पॉइंट्स मैंने लिख दिए। देखो इसी तरह LCD के सारे पॉइंट्स मैंने राइट कर दिया है। इसको क्या बोलते हैं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले या डायोड के नाम से जाना जाता है। इसमें ये पावर लेस कंज्यूम करता है बट मोर पावर देन LED से ज़्यादा पावर लेता है और CRT से कम पावर लेता है। ठीक है, फ्लोरेसेंट लाइट ये जनरेट करता है, फ्लोरेसेंट लाइट इसको कहते हैं। ये क्वालिटी इसकी अच्छी होती है बट नॉट गुड एज द LED से अच्छी नहीं होती है। तो इस तरह से ये पॉइंट्स मैंने यहाँ पर राइट कर दिए, इसको भी आपको याद करना है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। इसी तरह LED के भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे राइट कर दिए हैं। ये लाइट इमिटिंग डायोड है, ये पावर लेस कंज्यूम करता है और इसमें इसकी जो क्वालिटी होती है ज़्यादा हाई होता है और इस तरह से ये कॉस्टलियर होता है LCD से। ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको एक्सप्लेन करने हैं, इसमें मेरे बताने का बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको डिफाइन करना है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या है और साथ ही 3 टायर आर्किटेक्चर का डायग्राम के हेल्प से आपको बताना है। तो देखो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो वर्किंग इन्वायरमेंट होता है, यानी काम करने का जो तरीका होता है, इसमें 2 तरह के प्रोग्राम होते हैं। एक क्लाइंट प्रोग्राम कहलाता है और एक सर्वर प्रोग्राम होता है। क्लाइंट प्रोग्राम का मतलब है कि हमेशा ये रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर प्रोग्राम को और सर्वर प्रोग्राम उसके रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग वो उसको आंसर प्रोवाइड करता है, यानी रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, आप ऐसे समझ लो जैसे अभी मेरे से आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, यानी आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप क्या हो गए, क्लाइंट प्रोग्राम हो गए और मैंने आपके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग फिर मैं आपको आंसर सबमिट करता हूँ, आंसर बताता हूँ, तो ये क्या हो गया, मैं हो गया सर्वर प्रोग्राम। तो इस तरह के जो कम्युनिकेशन होता है इसको हम लोग क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। अब क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन में एक 3 टायर आर्किटेक्चर जो सबसे यूजफुल आर्किटेक्चर है जो यूज होता है इस तरह के कम्युनिकेशन के लिए, इसमें 3 लेयर्स में इसको डिवाइड किया गया है। यानी इसके आर्किटेक्चर में 3 स्टेजेस होते हैं डेटा को
ट्रांसमिट करने के लिए सबसे पहले क्लाइंट लेयर, उसके बाद बिजनेस लेयर, उसके बाद डेटा या डेटाबेस लेयर। इसको मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। उससे पहले मैं आपको डायग्राम बना के पहले इसको समझा देता हूँ कि ये कैसे काम करता है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, डायग्राम से आपको बताना है। इसको डायग्राम से समझते हैं हम लोग। मैंने आपको बताया अभी अभी इसके 3 लेयर्स होते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने ये यहाँ पर एक डेटाबेस लेयर मैं बना लेता हूँ। ये देखिए डेटाबेस लेयर आपको बनाना है, एग्जाम में ये डायग्राम बनाना है जो मैं बनाने जा रहा हूँ। एक आपका इंटरमीडिएट लेयर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बिजनेस लेयर कहते हैं। यस, बिजनेस लेयर, या इसको क्या कहा जाता है, एप्लीकेशन लेयर। ये मैंने ऑलरेडी पहले भी राइट कर दिया है, ये इस तरह से राइट कीजिए, बिजनेस लेयर। और एक लेयर है वो क्या कहलाता है, प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर जहां यूजर अपने टास्क को सबमिट करता है, ये है आपका प्रेजेंटेशन लेयर। तो देखिए प्रेजेंटेशन लेयर यानी इंटरफेस, इसको हम लोग इंटरफेस भी कहते हैं। यानी यहाँ पर यूजर बैठा हुआ है, यहाँ से आप अपने टास्क को सबमिट करोगे। ये टास्क कहाँ जाएगा, बिजनेस लेयर में। बिजनेस लेयर ये डिसाइड करता है कि इसमें किस तरह से ऑपरेशन करना है, टास्क को परफॉर्म करना है, और उस ऑपरेशन को डेटाबेस के साथ वो परफॉर्म करता है। और डेटा कहाँ पे स्टोर हो जाता है, डेटाबेस में स्टोर हो जाता है। फिर कभी भी डेटा यहाँ से एक्सेस करना है तो ये बिजनेस लेयर डिसाइड करता है कि ये यहाँ से डेटा किस तरह से रिट्रीव करेगा, और फिर ये डेटा आपके प्रेजेंटेशन लेयर यानी यूजर के इंटरफेस में, यानी यूजर के जो एप्लीकेशन है, जीयूआई एप्लीकेशन, वहाँ पर वो डिस्प्ले कर देता है। समझ में आ रहा है आप सबको? मीन्स यहाँ यूजर बैठा हुआ है, ये देखिए ये यूजर है, इसको एक्टर कहते हैं। इस तरह से आप डायग्राम बना सकते हो। यहाँ से यूजर ने जो कमांड सबमिट किया वो प्रेजेंटेशन लेयर के हेल्प से कहाँ जाता है, बिजनेस में जाता है। बिजनेस लेयर बेसिकली वो लेयर होता है जो ये डिसाइड करता है कि किस तरह से ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद वो डेटा को डेटाबेस में स्टोर कर देता है। और यहाँ से फिर ये डेटाबेस से डेटा फिर ये रिट्रीव करता है, यानी निकालता है एज पर रिक्वायरमेंट, जैसी प्रेजेंटेशन लेयर की रिक्वायरमेंट है, यानी जैसा आपने रिक्वेस्ट किया है उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग ये डेटा को यहाँ से रिट्रीव करता है, और फिर से ये इसको वापस इस प्रेजेंटेशन लेयर में लाता है। तो इस तरह से जो ये काम करता है, यही है आपका 3 टायर या टियर, आप कैसे भी पढ़ सकते हो इसको, आर्किटेक्चर। ये देखिए इस तरह से आपको ये डायग्राम बनाना है। ये वाला डायग्राम बेशक आप नहीं बना सकते हो, नहीं बनाना चाहो तो, बट ये आपको बनाना पड़ेगा। इस तरह से आप समझा दीजिए, ठीक है। इसके कुछ पॉइंट्स मैंने राइट कर दिए हैं जो आप देख सकते हो। देखिए इसमें मैंने आपको बताया कि जो 3 लेयर्स मैंने बताया, इस 3 लेयर्स को मैंने यहाँ पर 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर दिया है, जो मैंने आपको समझाया है। ये जो क्लाइंट लेयर है इसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन लेयर कहते हैं। मैंने डायग्राम में प्रेजेंटेशन लेयर बनाया है। इस प्रेजेंटेशन लेयर में यूआई समझते हो आप लोग, यूजर इंटरफेस, ये इस एप्लीकेशन का एक पार्ट होता है जहाँ से, जिसके हेल्प से आप डेटा को प्रेजेंट करते हो, किस तरह से डेटा इनपुट करते हो, वो ये यूआई डिसाइड करता है। यानी इस यूआई एप्लीकेशन के हेल्प से आप अपने रिक्वेस्ट को सबमिट करते हो, यानी यूजर सबमिट करता है। बिजनेस लेयर ये डिसाइड करता है कि वो किस तरह से डेटा एग्जीक्यूट करे, किस तरह से ऑपरेशन परफॉर्म करे, इस चीज़ को डिफाइन करता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है। डेटा लेयर का काम है कि वो डेटाबेस में डेटा को स्टोर करता है, जिस डेटा के ऊपर डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, इंसर्ट करना, डिलीट करना, अपडेट करना, और फिर ज़रूरत हो तो वहाँ से डेटा को रिट्रीव करना। तो आप डायग्राम बना दोगे और ये तीनों लेयर्स इस तरह से आप एक्सप्लेन कर दोगे, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको डिस्कस करना है, राइट करना है यहाँ पर OSI रेफरेंस मॉडल क्या होता है, इसको एग्जांपल से समझाना है। यानी आपको एक डायग्राम बना के आपको इसको समझाना पड़ेगा। यस, OSI का मतलब है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, यानी नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए एक स्टैंडर्ड डिफाइन किया हुआ है। उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इसके 7 लेयर्स होते हैं, वो लेयर्स आपको बताना है। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में जितना आंसर लिखना है उतना ही मैं बताऊँगा, अदरवाइज ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है। आप नेटवर्क जब टॉपिक आपने पढ़ा होगा उस समय आपने ज़रूर पढ़ा होगा इसको। तो देखो सबसे पहले आप इसको लेयर्स को आप डायग्राम से इसको शो करो। एप्लीकेशन लेयर सबसे पहले हाईएस्ट लेयर है, एप्लीकेशन लेयर, देन प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर के बाद आपको लिखना है सेशन लेयर। सेशन लेयर के बाद बताइए, किसी को याद है तो आप बता सकते हो, ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद यहाँ लिखिए नेटवर्क लेयर, यस नेटवर्क लेयर। उसके बाद आपको लिखना है डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर के बाद क्या लिखना है, फिजिकल लेयर। यस, ये डेटा लिंक लेयर है। यस, आप लोग सुन के भी लिखा करो, डेटा लिंक लेयर है, ठीक है। तो ये देखिए ये 7 लेयर्स में मैंने इसको डिफाइन कर दिया है।
इस तरह से आपको भी राइट करना चाहिए। सबसे पहला स्टेप, आप तो इसमें 7 लेयर्स के नाम भी लिख के आ जाओगे ना तो फिर आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बट एक चीज़ ध्यान रखिए कि इसके जो ऑर्डर्स हैं, सीक्वेंस है, वो चेंज नहीं कर सकते। जैसे किसी ने पहले आपने यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लिख दिया, उसके बाद आपने यहाँ पे नेटवर्क लिखा, मीन्स यहाँ पर आपने इसको यहाँ लिख दिया और इसको यहाँ नीचे लिख दिया, तो ऐसा नहीं चलेगा। मतलब ये सीक्वेंस आपको मेंटेन रखना पड़ेगा, इसी ऑर्डर में राइट करना चाहिए। तो पहले चीज़ तो ये याद कर लो आप। यदि ये याद है, आप कुछ भी नहीं लिखते हो, इतना भी लिख के आते हो तो भी इसमें मार्क्स आपको मिल जाएगा। बट मैं बता देता हूँ, हर एक लेयर के अलग अलग फंक्शन है, वो मैं फंक्शन बता देता हूँ, उसी फंक्शन को आप याद रखिए। ये देखो, इसमें 2-3 फंक्शन सभी लेयर के मैं बता देता हूँ। तो देखो, फिजिकल लेयर का काम है सबसे पहले डेटा एनकोड करना। ये अभी पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। एनकोडिंग का मतलब क्या है कि जब सोर्स डिवाइस डेटा को ट्रांसमिट करता है और वो किसी मीडियम के हेल्प से डेटा ट्रांसमिट होता है तो उसका फॉर्मेट बदलना होता है। तो फिजिकल लेयर का काम यही है। साथ साथ ये भी डिफाइन करता है कि जो आपका मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन है वो किस तरह के हैं, इस चीज़ को भी ये डिफाइन करता है। प्लस ये भी डिफाइन करता है एक और, ट्रांसमिशन मोड क्या है। यानी ये दोनों का मतलब मैं ये बताने जा रहा हूँ, ट्रांसमिशन मोड या ट्रांसमिशन मीडियम क्या होगा, ये इस चीज़ को डिफाइन करता है। ठीक है, ये ट्रांसमिशन, यस, ये मैंने यहाँ पर ट्रांसमिशन में एक बार फिर से लिख दूँ, ये है ट्रांसमिशन की मैं बात कर रहा हूँ। समझ में आ गया? ये ट्रांसमिशन है, यानी ट्रांसमिशन मीडियम और ट्रांसमिशन मोड को ये डिफाइन करता है। ये 3 फंक्शन है, एटलीस्ट इसमें से एक भी फंक्शन लिख देते हो तो कंप्लीट है। लिखने का तरीका क्या है, आप लिखोगे फिजिकल लेयर डिफाइन ट्रांसमिशन मीडियम, ट्रांसमिशन मोड एंड डेटा एनकोडिंग प्रोसेस, ऐसे लिख दीजिए आप। हो गया कंप्लीट। अब देखो, डेटा लिंक लेयर का क्या काम है ये भी मैं आपको बता दूं। लिखिए, डेटा लिंक लेयर सबसे पहला ये कि क्या करता है, फ्लो कंट्रोल, जो डेटा का फ्लो होता है उसको कंट्रोल करता है। और क्या काम है इसका लिख सकते हो एरर कंट्रोल, ठीक है। और एक और होता है मीडियम एक्सेस कंट्रोल। ये देखो, ये 3 पॉइंट आपको राइट करना है, इसमें से 2 भी लिख दोगे, ये एरर कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है। नेटवर्क लेयर का क्या काम है, ये देखिए, नेटवर्क लेयर ये तो पता ही होगा। नेटवर्क का मतलब है ये एड्रेसिंग प्रोवाइड करता है, एड्रेसिंग यानी एड्रेस प्रोवाइड करता है। आईपी एड्रेस की मैं बात कर रहा हूँ, जिसके हेल्प से डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है। और इसमें एक और मेजर फंक्शन है राउटिंग। आप सबको पता है राउटिंग यानी डेटा का ट्रांसमिशन कैसे होता है, वो इस चीज़ को भी कौन डिफाइन करता है, नेटवर्क लेयर डिफाइन करता है। तो ये लिख लीजिए। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या है, देखो, ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है सबसे पहले ये कनेक्शन मैनेजमेंट करता है, यानी डिवाइसेस के बीच, जैसे आप नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हो, अभी हमारी पीसी आपकी पीसी से कनेक्ट है, तो इसका मतलब क्या है, ये कनेक्शन को ये मेंटेन रखता है, मैनेज करता है। और इसका भी काम है फ्लो को कंट्रोल करता है, फ्लो कंट्रोल, यानी फ्लो कंट्रोल का मतलब डेटा को ये कंट्रोल करता है, डेटा ट्रांसमिशन को कंट्रोल करता है। ठीक है। एक और चीज़ आप जानते हो, इसका एक और प्रोसेस है बफरिंग। देखिए, 3 फंक्शन मैं बता रहा हूँ, एटलीस्ट 1-2 फंक्शन भी आपको लिख देना चाहिए एग्जाम में। बफरिंग हो गया, कनेक्शन मैनेजमेंट हो गया, फ्लो कंट्रोल हो गया। बफरिंग का मतलब है कि ये डेटा को बफर में स्टोर करता है टेम्पोरली और फिर उसके बाद डेटा को फॉरवर्ड करता है। तो ये आप सबके समझ में आ गया। ये मैंने सबके 2-3 फंक्शंस मैंने बता दिए हैं। अब क्या है, सेशन लेयर का भी मैं फंक्शन बता देता हूँ। पहले मैं इसको ये रिमूव कर दूँ, ठीक है। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, चलिए ठीक है, गुड। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं यहाँ एक बार किसका बताना है, ट्रांसपोर्ट लेयर मैंने बता दिया। देखो, सेशन लेयर का जैसा कि नाम से क्लियर है, सेशन लेयर ये सेशन मैनेजमेंट का काम करता है। आप तो ने तो ये सुना होगा, जैसे आप किसी सर्वर पे लॉगिन करते हो तो आपका सेशन एस्टेब्लिश होता है, तो ये सेशन मैनेजमेंट को मेंटेन रखता है। और इसमें कई तरह के प्रोसेस होते हैं। ये देखिए, सिंप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स, नाम जानते हो इसको, हाफ डुप्लेक्स, एंड एक और होता है फुल डुप्लेक्स। यानी ये इस 3 मेथड का यूज करके सेशन को मैनेज करता है। सिंप्लेक्स का मतलब होता है वन वे, जैसे ए बी को डेटा ट्रांसमिट करेगा बट बी ए को नहीं करेगा। हाफ डुप्लेक्स मतलब दोनों तरफ से होगा बट 1 by 1 होगा। फुल डुप्लेक्स का मतलब है कि एट ए टाइम दोनों तरफ से होगा। खैर, ये आपको यहाँ पर लिखना नहीं है, ये सिर्फ आपको ये पॉइंट्स याद रखिए। सेशन मैनेजमेंट करता है, और कैसे करता है सेशन को मैनेजमेंट, 3 तरीके से। सिंप्लेक्स यानी 1 वे, हाफ डुप्लेक्स यानी 2 वे होता है बट 1 by 1 होता है। फुल डुप्लेक्स का मतलब है कि 2 वे दोनों तरफ से एट ए टाइम होता है।
ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल बता देता हूँ, सिंप्लेक्स का वैसे समझ लो, सिंप्लेक्स का मतलब क्या है ये मैं समझा देता हूँ। जैसे आप एक डिवाइस है जो डेटा सेंड करता है, ये डिवाइस डेटा सेंड करता है बी को, लेकिन बी ए को सेंड नहीं कर सकता, तो इसको हम लोग सिंप्लेक्स कहते हैं। हाफ डुप्लेक्स का मतलब है कि दोनों सेंड कर सकता है बट वन बाय वन, पहले ये सेंड करेगा तो ये वेट करेगा, फिर ये सेंड करेगा तो ये वेट करेगा, तो ये क्या हो गया, हाफ डुप्लेक्स हो गया। फुल डुप्लेक्स का मतलब है दोनों एट ए टाइम ये सेंड कर सकता है। तो ये सिर्फ मैं यहाँ पे इस टर्म का मीनिंग समझा रहा हूँ, यहाँ पे आपको ऐसा कुछ लिखना नहीं है, यहाँ पे सिर्फ लिखना है सेशन लेयर मैनेज द सेशन बाय यूजिंग सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स टेक्निक या मेथड, इसका यूज करके। ठीक है, चलिए अब देखिए प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या है। प्रेजेंटेशन लेयर का काम है कि जो डेटा ये ट्रांसमिट करता है उस डेटा को रिप्रेजेंट करता है। तो नाम से क्लियर है, तो आप लिख सकते हो इसका पहला टास्क क्या है, डेटा रिप्रेजेंटेशन। ये डेटा को आस्काई फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करता है। पता है ना सबको आस्काई फॉर्मेट क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इस फॉर्मेट में डेटा को रिप्रेजेंट करता है और क्या करता है, ये डेटा को कंप्रेस करने का भी काम करता है। डेटा कंप्रेशन समझते हो ना, डेटा की जो एक्चुअल साइज है उसको कंप्रेस कर देता है। तो ये दो फंक्शन लिख सकते हो, और भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। डेटा को की सिक्योरिटी भी ये इंप्लीमेंट करता है, सिक्योरिटी को मैनेज करता है या इंप्लीमेंट करता है। 3 फंक्शन मैंने इसके बता दिए। अब आप देखिए एप्लीकेशन लेयर के क्या फंक्शन होते हैं। ये देखो एप्लीकेशन लेयर सबसे हाईएस्ट लेयर है, ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, इसी के हेल्प से आप नेटवर्क की सर्विस एक्सेस करते हो। जैसे इसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे ईमेल सर्विस या आप अपने सिस्टम या मोबाइल में यूज़ करते हो तो एप्लीकेशन लेयर ये आपको इंटरफेस प्रोवाइड करता है जहाँ पे ईमेल सर्विस आप प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये लिख सकते हो ईमेल सर्विस। और आप जैसे ऑनलाइन प्रिंटर एक्सेस करते हो, प्रिंटर शेयरिंग, नेटवर्क सिस्टम पे प्रिंटर शेयरिंग, इसको भी ये प्रोवाइड करता है। रिमोट फाइल एक्सेस करते हो, जैसे आज की डेट में आप अपनी फाइल कहीं सर्वर पे सेव करते हो तो रिमोट फाइल एक्सेस, ये सारे सर्विसेज प्रोवाइड करता है इसका लेयर। तो आपको इसमें से मैंने इतने बता दिए, आप एक एक दो दो फंक्शन लिख देना है, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने इसमें ये डायग्राम बना दिया तो इसी के मार्क्स मिल जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, कितने लेयर है, 7 लेयर्स है। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। देखो इस क्वेश्चन में इतना ही लिखना है, बाकी इसके और ज़्यादा डिटेल है मैं आप लोगों को क्लास में बताऊंगा डिस्कस करके, बट आपको इस क्वेश्चन के आंसर में इतना ही आप राइट करोगे। हो गया क्लियर? ओके। इस क्वेश्चन में आपको राइट करना है सॉफ्टवेयर नीड लाइसेंस की नीड क्या है, इसको एक्सप्लेन करोगे और इसके टाइप्स और मॉडल आपको बताना है। तो सिंपल आप ये समझिए कि किसी भी लाइसेंस का क्या मतलब होता है, कि आपको परमिशन दिया जाता है, परमिट किया जाता है कि यस ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हो, ये डिवाइस आप यूज़ कर सकते हो। लाइसेंस का मतलब यही होता है, परमिशन। तो यहाँ इसी तरह सॉफ्टवेयर लाइसेंस का मतलब ये होता है कि सॉफ्टवेयर के टर्म कंडीशंस क्या है, उसको कैसे यूज़ किया जाए और उसको कैसे रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए, यानी किसी और को हैंड ओवर किया जाए सॉफ्टवेयर, तो उसके टर्म कंडीशंस क्या होते हैं, ये सारा कुछ यहाँ पर डिफाइन होता है। एक तरह से ये जो लाइसेंस होता है यूजर को राइट्स प्रोवाइड करता है कि आप सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करोगे, इसके सारे टर्म कंडीशंस इसमें लिखा होता है। बेसिकली ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसने सॉफ्टवेयर बनाया है, सॉफ्टवेयर क्रिएटर और एंड यूजर के बीच में, कि उस सॉफ्टवेयर को किस तरह से यूज करोगे, कितना यूज करोगे, कितने टाइम के लिए यूज करोगे, ये सब कुछ यहाँ पर डिफाइन होता है, ताकि इसको अनऑथराइज यूजेज से बचाया जाए। यानी बहुत सारे लोग अनऑथराइज तरीके से इसको यूज करते हैं, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए ये सॉफ्टवेयर लाइसेंस आपको प्रोवाइड किया जाता है, बनाया जाता है। यानी ये लाइसेंस आपके पास है तो सॉफ्टवेयर को यूज करने का आप लीगली ऑथराइज यूजर आप हो। ठीक है, तो इसमें से ये सारी चीजें मैं आप लिख सकते हो, कोई भी 1-2 पॉइंट भी लिख दोगे तो फिर ठीक है, सही माना जाएगा। या जो मैंने बोला है उसको सुन के भी आप अपनी लिटरेचर में लिखना चाहो तो भी आप लिख सकते हैं। अब इसके टाइप्स देखिए, कई तरह के सॉफ्टवेयर लाइसेंस होते हैं। इसमें सबसे पहले इंडिविजुअल लाइसेंस। इस इंडिविजुअल लाइसेंस का मतलब होता है कि एक ही पर्सन उस सॉफ्टवेयर को यूज करेगा। मतलब ये कि आपने कोई सॉफ्टवेयर परचेज किया है इस लाइसेंस के अंडर, तो आप उसको सिर्फ एक ही पीसी में इंस्टॉल कर सकते हो, लोड कर सकते हो। अब आप दूसरे पीसी में इंस्टॉल करोगे तो ये अपने आप एक पहले वाले पीसी से रिमूव हो जाएगा। यानी इसमें उन्होंने कोडिंग किया होता है कि एक बार में एक ही यूजर इसको यूज कर सकता है। ठीक है, इसीलिए इसका सिंगल स्टैंड अलोन मशीन पे ये यूज करने के लिए बनाया गया है। और इसको हम लोग सिंगल यूजर भी कहते हैं या इंडिविजुअल लाइसेंस भी इसको कहते हैं, सिंगल यूजर लाइसेंस या इंडिविजुअल यूजर लाइसेंस। ठीक है,
चलिए अब मैं आपको दूसरा लाइसेंस बता रहा हूँ, ओपन सोर्स लाइसेंस। ये अभी हमने किसी क्वेश्चन में डिस्कस किया है। इसका मतलब है ये लाइसेंस आपको ये परमिशन ग्रांट करता है कि आप इसमें यूज कर सकते हो, फ्री में मॉडिफाई कर सकते हो और रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो विदाउट रेस्ट्रिक्शन। तो इस ऐसे लाइसेंस को ओपन सोर्स लाइसेंस कहा जाता है। अब देखिए एक कॉमर्शियल लाइसेंस है, नाम से क्लियर है। कॉमर्शियल लाइसेंस का मतलब है कि ये बिजनेस पर्पज से, कॉमर्शियल पर्पज से आप इसको यूज करते हो। तो इस तरह से ये 3 टाइप्स ऑफ लाइसेंस मैंने आपको बताया, ठीक है। अब देखो इसमें बहुत सारे इसके मॉडल मार्केट में अवेलेबल है। मॉडल का मतलब ये होता है कि लाइसेंस प्रोवाइड करने के लिए कितने सारे प्रोसीजर और सिस्टम हमारे मार्केट में अवेलेबल है, उसी को हम लोग लाइसेंसिंग मॉडल के नाम से जानते हैं। ट्रेडिशनल मॉडल जो बहुत पहले पुराने सिस्टम से चलता आ रहा है, इसमें या तो सिंगल यूजर लाइसेंस होता था या मल्टी यूजर लाइसेंस होता था। यानी जब आप मार्केट में सॉफ्टवेयर परचेज करोगे तो वहाँ आप सिंगल यूजर के लिए ले सकते हो, यानी एक पीसी पे रन करना है। मल्टी यूजर का मतलब है कि आप मल्टीपल पीसी में सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो। या एक होता था टेम्पोररी, जैसे कुछ दिनों के लिए, महीनों के लिए, 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ या 1 ईयर पीरियड के लिए आपको लाइसेंस दिया जाता था। ये सारे लाइसेंस को ट्रेडिशनल मॉडल के अंडर रखा गया है। एक और लाइसेंस होता है ट्रांजैक्शन बेस्ड लाइसेंस। ये देखो ये सबसे ज़्यादा यूजफुल है और यूज भी हो रहे हैं। इसमें क्या होता है कि आप सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो, जितने उसमें सर्विस आप यूज करोगे, यानी जितने ट्रांजैक्शन करोगे, जितनी एंट्री उसमें करोगे, उसके हिसाब से जो सर्विस प्रोवाइडर है यानी जिसने सॉफ्टवेयर बनाया है उसी हिसाब से आपको चार्ज करता है। जितना रिकॉर्ड आप उसमें एंटर करोगे, यदि आपने यूज नहीं किया, मान लो सॉफ्टवेयर मैंने इंस्टॉल कर लिया लेकिन आप उसका कोई यूज नहीं कर रहे, उसमें कोई डाटा एंटर नहीं किया, तो ये चार्ज पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो सबसे ज़्यादा ये बेटर मॉडल है और इसके अंडर आज की डेट में मैक्सिमम जो सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल है वो ज़्यादातर इसी को फॉलो करते हैं। यानी इसमें पे पर यूज, आप पे यूज करो तो पे करो, अदरवाइज पे मत करो। एक और मॉडल है इसमें रेंटल मॉडल। इसमें क्या होता है कि आपको मंथली, ईयरली या हाफ ईयरली रेंट पे आप सॉफ्टवेयर लेते हो, यानी वो सॉफ्टवेयर आपको दिया जाता है और मंथली आपको पेमेंट करना है। इसमें क्या है, आप यूज करो या ना करो, वो पेमेंट, वो चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। तो ये रेंटल बेसिस पे भी ये चीज़ हो रहा है। एक और है आपका टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप। इसका मतलब है कि इस लाइसेंस के अंदर आप उस वेंडर्स के, जिस वेंडर से आपने टेक्नोलॉजी यूज किया है, अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। तो ये देखिए ये इतने सारे मॉडल्स हैं। आप इसमें से जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड मॉडल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है, इसको आप याद रखिए। अलग से क्वेश्चन भी आता है तो आप इसको एक्सप्लेन करोगे। क्लियर? इस क्वेश्चन में आपको राइट करना है परवर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसके किसी भी 4 सॉफ्टवेयर को नाम बताओ, उसको एक्सप्लेन करना है और इससे काउंटर के उपाय यानी बचने के क्या उपाय है ये भी आपको बताना है। देखिए ये सारे टर्म नेम आप याद रखोगे। देख रहे हो परवर्स सॉफ्टवेयर है, इसके कई नाम होते हैं, मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है। परवर्स सॉफ्टवेयर इज आल्सो नोन एज मैलिशियस सॉफ्टवेयर। अब आपके समझ में आ गया होगा, मैलिशियस सॉफ्टवेयर या मालवेयर इसको कहते हैं। यानी ये वही डिस्ट्रक्टिव सॉफ्टवेयर होता है, नुकसान पहुंचाने वाला सॉफ्टवेयर होता है। तो इसके देखो 3 नेम है, परवर्स सॉफ्टवेयर, मैलिशियस सॉफ्टवेयर, मालवेयर, किसी भी नाम से आ सकता है, तो इसको आप जरूर याद रखिए। ये एक तरह से डिज़ाइन किया जाता है, बनाया जाता है जो आपके सिस्टम में विदाउट ऑनर कंसेंट, यानी बिना ऑनर को बताए हुए उनको पता नहीं चलता और वो हमारे कंप्यूटर में इन कर जाता है और हमें नुकसान पहुंचाता है। किसको? सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। तो ये बेसिकली इसको कहा जाता है, एक लाइन आप याद रखिए, ये क्या है? डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स होता है। डिस्ट्रक्टिव का मतलब है नुकसान देने वाला प्रोग्राम। तो डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम है जो बिना परमिशन के हमारे सिस्टम में इन कर जाता है और हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। बहुत सारे परवर्स सॉफ्टवेयर है, यहाँ मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 बताया होगा आई थिंक। देखिए एक है कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, आपको पता होगा। ये स्मॉल प्रोग्राम्स होता है, ये बिना परमिशन के हमारे सिस्टम में इन कर जाता है और ये एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम ये फैलता है। जैसे आप एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से कनेक्ट करोगे तो फिर वो दूसरे कंप्यूटर में भी वो वायरस जा सकता है एक कंप्यूटर से, ठीक है। तो ये देखिए कंप्यूटर वायरस बहुत ही कॉमन वायरस है, आपको पता होगा। इसी का एक वैराइटीज है कंप्यूटर वॉर्म्स। ये देखिए कंप्यूटर वॉर्म्स ये भी एक प्रोग्राम होता है जो वायरस की तरह होता है, बट इसमें डिफरेंस ये होता है कि ये सेल्फ रेप्लिकेट करता है। सेल्फ रेप्लिकेशन समझते हो आप लोग? जो अपनी कॉपी खुद बनाए, इसी को हम लोग सेल्फ रेप्लिकेटेड कहते हैं। यानी एक सिस्टम में मान लो, मैं एग्जांपल से बताता हूं कि 100 वायरस आ गया है, यानी वॉर्म्स आ गए हैं, तो ये जैसे जैसे टाइम आपका
वेस्ट होगा वैसे वैसे ये क्या होगा, ये कॉपी डबल हो जाएगा, 200, 300, 400, यानी अपने आप स्प्रेड होता रहेगा इट सेल्फ अपने आप पूरे नेटवर्क के ऊपर, और इसकी मल्टीपल कॉपीज बन जाएगी और धीरे धीरे आपका सिस्टम क्या होगा, स्लो होता चला जाएगा। तो ये वायरस की तरह है, बट इसमें एक प्रॉपर्टीज है सेल्फ रेप्लिकेशन, यानी अपनी कॉपी ये खुद बनाता है, ठीक है। तो इसीलिए ये भी खतरनाक है। अब देखिए इसमें एक और वायरस मैंने बताया है ट्रोजन हॉर्स। देखिए ये बहुत ही कॉमन वायरस है, ये आप सब इससे ज़्यादा फैमिलियर होंगे। इसमें क्या होता है, किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ ये डाउनलोड हो जाता है। जैसे इंटरनेट से कोई सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर रहे हो तो उसी के साथ ये अटैच्ड होता है, आपको पता नहीं चलता, आपको बिना बताए ये सिस्टम में अवेलेबल हो जाता है और ये भी हमें नुकसान पहुंचाता है। स्पाईवेयर, ये आप जानते होंगे, स्पाईवेयर का नाम से पता है स्पाईवेयर। ये क्या होता है कि ये हमारे पर्सनल या बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को ये एक्सेस करने के लिए लोग इसका यूज करते हैं। यानी आपके सिस्टम में आ जाएगा, आपका जो कुछ इंफॉर्मेशन है आपके सिस्टम में, उस इंफॉर्मेशन को ये स्टील कर लेता है, चोरी कर लेता है। कॉमर्शियल गेन के लिए लोग यूज करते हैं, यानी बिजनेस पर्पस के। इसमें क्या होता है, एक कंपनी दूसरे कंपनी से जो उसकी बिजनेस इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन निकालने के लिए ये यूज करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने 4 एक्सप्लेन कर दिया, और भी बहुत सारे इसके वायरस हो सकते हैं, वो आप जरूर स्टडी करो। अब इसके देखिए 4 वेज टू काउंटर द परवर्स सॉफ्टवेयर। इसके 4 वेज पूछे हैं मैंने, आई थिंक 1 2 3 4 5 राइट कर दिया है, आप याद रखिए। इसमें सबसे पहली बात तो देखो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अप टू डेट होना चाहिए, यानी आप रेगुलरली उसको अपडेट करो। लॉन्ग टाइम तक अपडेट नहीं करोगे तो फिर वो उसमें वायरस का अटैक जल्दी हो जाएगा। उसके बाद अनवांटेड ईमेल को आप ब्लॉक कर दीजिए, जिसमें जनरली आप वायरस होने के चांसेस होते हैं, उसको आप ब्लॉक कर दो। और जब भी इंटरनेट आप ब्राउज करते हो तो उस समय पॉपअप विंडोज आता है स्क्रीन पे, हम लोग क्या करते हैं, बिना देखे ओके कर दिया या कैंसिल कर दिया, पढ़ते नहीं है। अब उसको पढ़ो, एक बार देखो क्या लिखा हुआ है, उसके बाद ओके या डिसाइड करो कि ओके पे क्लिक करना है या कैंसिल पे क्लिक करना है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लो, ये सबसे कॉमन चीज़ है, ये सारी प्रॉब्लम को ये दूर कर देता है, ठीक है। एंटी स्पाईवेयर, एंटी एडवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर्स आते हैं, इसको भी आप इंस्टॉल करो और टाइम टू टाइम इसको अपडेट करते रहो। तो इस तरह से आप वायरस से बच सकते हो। ये छोटे छोटे पॉइंट्स, आपको जो पॉइंट इजी लगते हैं वो नोट कर लेना, या जो मैंने क्लास में आपको लिखवाया होगा उसमें से आपको कोई इजी पॉइंट लगता है तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करना है कोलैबोरेशन टूल क्या होता है और ये क्यों नीड है हमारे लिए, क्यों ज़रूरी है, और किसी भी 2 कोलैबोरेशन टूल को आपको एक्सप्लेन करना है। तो देखो कोलैबोरेशन टूल हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि बहुत सारे लोग एक साथ एक प्रोजेक्ट पे या एक ही तरह के एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हो, कनेक्ट हो सकते हो, आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं, और डिफरेंट लोकेशन से, कहीं से भी आप कहीं भी बैठे हो, आप कहीं से भी आप कनेक्ट हो सकते हो, अपनी आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हो। देखिए इसका बेनिफिट ये है यूज़ करने का कि आपके पास कुछ स्पेशल आइडियाज़ है तो आप दूसरे को शेयर कर सकते हो या किसी से आइडियाज़ ले सकते हो और आप अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ को इंप्रूव कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे कोलैबोरेटिव टूल्स हैं जो आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, क्लाइंट पोर्टल एंड अलग तरह के डॉक्यूमेंट शेयरिंग कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करते हैं, जिसके हेल्प से आप एक ही डॉक्यूमेंट पे बहुत सारे लोग काम कर सकते हो। देखिए 2 पॉपुलर टूल्स का नाम मैं बता देता हूँ। एक गूगल डॉक्स, आपको पता होगा, यहाँ पे एक गूगल ऐप प्रोवाइड करती है। इसके हेल्प से आप एक डॉक्यूमेंट को शेयर कर सकते हो और अपने ग्रुप, अपने फ्रेंड्स के साथ आप उस पर डिस्कस कर सकते हो, आप अपडेट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। तो एक तो आप गूगल डॉक्स का आप नाम लिखिए, बहुत ही पॉपुलर है, और इसके बारे में ये आप कुछ पॉइंट्स आप राइट कर लेना, ठीक है। एक और पॉपुलर है, ये देखो जोहो, आपने नाम सुना होगा, गूगल में सर्च मारोगे तो आपको मिल जाएगा। ये भी एक कोलैबोरेटिव साइट्स है जहाँ पे आपको ग्रुप एडिटिंग ये अलाउ करता है। एक डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हो, ग्रुप में उसको एडिट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को शेयर कर सकते हो, चैटिंग कर सकते हो, और भी डिफरेंट टाइप्स के टास्क मैनेजमेंट फैसिलिटी अवेलेबल है। यहाँ तक कि अभी इन्होंने ऑनलाइन कोर्सेज के भी ऑप्शन अवेलेबल प्रोवाइड करवाया है, जहाँ पे ऑनलाइन कोर्स आप कैसे डिज़ाइन करते हो, इनवॉइस कैसे बनाते हो, और अलग और भी डिफरेंट टाइप्स के बिजनेस एक्टिविटीज टास्क को इंप्लीमेंट करता है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे आपको टूल्स मिल जाएंगे। मैंने 2 कॉमन टूल्स आपको बता दिए हैं, कोलैबोरेटिव टूल्स, इसके हेल्प से आप इस क्वेश्चन का आंसर राइट कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने उतना ही डिस्कस किया है जितना कि क्वेश्चन की डिमांड है। आप लोग एक चीज़ ये ध्यान रखना कि जैसे क्लासेस में मैंने जो टॉपिक डिस्कस किया है उसको भी स्टडी कीजिए, और यहाँ पे सिर्फ इस क्वेश्चन के रेफरेंस में आपको आंसर समझना है। बाकी किसी स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम इसमें रह जाता है तो आप क्लास में मेरे से डिस्कस कर सकते हो, उस टॉपिक के बारे में और ज़्यादा डिटेल्स आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। बाकी मैं नेक्स्ट क्लास से और ज़्यादा इसके बारे में आपको बताऊंगा डिटेल्स, ठीक है।